हम्म। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आफ्टर कंप्लीटिंग द आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेसिकली ये सीरीज क्या बतलाता है, ये बताता है कि कौन सा लाइगेंड, लाइगेंड आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है वीक और एक स्ट्रॉन्ग। तो वीक लाइगेंड कौन कौन है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका आगे यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पढ़ने में। तो वीक लाइगेंड ये है, कहाँ तक, वाटर तक। ऐसे भी तुमको लग रहा है कि वाटर थोड़ा न्यूट्रल होता है, वीक ही होगा, ठीक है। उसके पहले ये जितने हैं, फ्लोरीन, एक ध्यान आसान तरीके बताता हूँ याद करने के लिए, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्साइड, ये सब ऑक्सलेट आयन, ये सब क्या होंगे आपके वीक लाइगेंड। और वाटर के बाद जो भी आते हैं, जैसे इसमें भी हम आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा देते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जनरली क्वेश्चन में दिखेगा। एक तो मैंने बता दिया ये हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप कैसा लाइगेंड है, वीक लाइगेंड, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग में देखो, जो याद रखने वाला बात है वो अमोनिया, अमोनिया बहुत आएगा। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। ईएन, ये भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, सिलेट फॉर्म करता है। और फिर एक सबसे स्ट्रॉन्ग, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कौन है, सीओ, है ना। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनल कहते हैं इसको, और साइनाइड। तो ये जो 3-4 नाम मैंने बोले, ये बराबर आपके स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में आएगा। ये सब इतना यूज नहीं होता, ये सब ज्यादा क्वेश्चन में आपको देगा भी नहीं, देगा तो यही सब अमोनिया, इथिलीन डाइमीन, ये भी नहीं देगा, अमोनिया, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा जो भी होंगे वो सब वीक होंगे। जैसे आयोडीन, अभी हेलोजन ग्रुप तो आप कंप्लीट कर ही लोगे, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन में रहेगा, वाटर वगैरह रह सकता है, तो वाटर तो नाम से ही लग रहा है कि वीक है ना, एक आध OH, बस यही है। तो ये है तुम्हारा सीरीज फॉर वीक लाइगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। इसका क्या यूज है आगे बताएंगे, जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है वो क्या कर सकते हैं और वीक लाइगेंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, कभी कभी ये सीरीज 2 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में कि लिखने के लिए, तो लिख लीजिएगा, ऐसे रेयरली है, चांस इतना नहीं आता है। तो आपको अगर सीरीज याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो मोटा मोटी इतना याद रखो कि ये 2-3 है, जो CN, CO और अमोनिया, ये सब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। बाकी हेलोजन ग्रुप वीक लाइगेंड होता है, और उसके अलावा वाटर तक वीक लाइगेंड होता है। बस इतना सा बात याद रखिए, जो आसानी से याद रह जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस करके भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हम कहाँ यूज करेंगे, वो इस टॉपिक में यूज करेंगे, जिसका नाम क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आपने पढ़ा है इसमें ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली स्ट्रक्चर बताएगा, ज्योमेट्री बताएगा, किसका, कौन सा कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो यहाँ पे हम हाइब्रिडेशन भी निकालेंगे और उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसका, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का, कंपाउंड का, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले लिखते हैं VVT में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। आपको इतना बात तो पता ही है कि डी सबसेल जो होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, इसमें जगह खाली होते हैं, ठीक है। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, यहाँ तक लिख लिए सब लोग, अच्छा पहले कंप्लीट करो। तो लिखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब इंपॉर्टेंट में लिखिए, ये सेंट्रल एटम है ना, तो लिखिए सेंट्रल एटम कंटेन्स, सेंट्रल एटम, मन करे तो ब्रैकेट में आप डी ब्लॉक लिख सकते हो कि सेंट्रल एटम किस ब्लॉक का होता है, हमेशा डी का ही होता है, ठीक है। आपने ये प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल फॉर्म क्या फॉर्म करता है जी, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए क्या लिखा आपने, सेंट्रल एटम हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, central atom has vacant d orbital for formation of covalent bond, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए डी सबसेल क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि कौन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, लेकिन कौन, लाइगेंड,
है ना। तो सेकंड पॉइंट में लिखो नहीं सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखना, कोवेलेंट बोल दिया क्या, उसको सुधार लीजिएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, सुधार लिए सब लोग, ठीक है। दूसरा लिखिए लिखिए ligand donate the ligands donate the lone pair of electron, lone pair of electron, ligand donate the lone pair of electron in किस में डोनेट करता है, इन वैकेंट डी ऑर्बिटल, इन वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ किसका होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम, सब बात इसमें भी आ गया, सेंट्रल एटम। और ये जो सेंट्रल एटम होता है वो जनरली किसका होता है, डी ब्लॉक। तो अब चाहो तो ब्रैकेट में समझने के लिए अपने लिए लिख सकते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यही है आपका, जैसे यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया है क्रोमियम, अब क्रोमियम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कौन, लाइगेंड, तो यही कहलाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके साथ लाइगेंड फॉर्म करेगा, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है इसलिए कंपाउंड का नाम भी क्या रखा है इन्होंने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, नहीं, ठीक। तो अब आते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हो, कहते थे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन किसके बीच में, सेंट्रल एटम एंड लाइगेंड। तो भाई मान लो दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप, दो ही होंगे, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, अगर 6 हो गया तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो तुम्हारा बन सकता है D2sp3, ये एक हाइब्रिडेशन बन सकता है, और एक आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा sp3d2, D2 को एक बार इनर साइड रखा एक बार आउटर साइड रखा। इन दोनों केस में जो ज्योमेट्री होगी, आपको याद है इसका ज्योमेट्री, sp3d2 का क्या था ज्योमेट्री, बोलो, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इसको इन दोनों का ज्योमेट्री सेम होता है, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। इन बोथ केसेस स्ट्रक्चर इज सेम ऑक्टाहेड्रल। बट सेकंड केस बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, सो पॉसिबल ज्योमेट्री इज sp3 एंड क्या dsp2, दो पॉसिबिलिटी है। sp3 आपने पढ़ा है, बताइए sp3 का जो क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इसका क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और इसका बस आप ध्यान रखिएगा, इसमें तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं, ऑक्टाहेड्रल दोनों का, ठीक है। 6 वाले में हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और आप देखिए होगा जितना भी मैंने आइसोमेरिज पढ़ाया उस दौरान जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए, सब में क्या बनाया जी, सब में या तो ऑक्टाहेड्रल ले रहा था, या तो 4 लाइगेंड ले रहे थे, या 6 ले रहे थे, यही दो पॉसिबिलिटी होती है, इसके अलावा और कोई नहीं होती है। तो लिखिए DSP2 को हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, क्या होता है इसका ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये दो तरह का ज्योमेट्री पॉसिबल है इन व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, और 6 में तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑक्टाहेड्रल। हाँ, हाइब्रिडेशन दो टाइप का पॉसिबल है, इनर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो कब ये बनेगा कब ये, वो अभी हम बताते हैं, पहले ये राइट डाउन कर लीजिए आप। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, जहाँ की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर हम कोई एक हाइब्रिडेशन लेके चलें तो इसमें देखिए दोनों में एक्चुअली यही चीज है, 2 D सबसेल, 1 S सबसेल एंड 3 P सबसेल। तो D सबसेल का अगर आप लिखें तो याद होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग n-1d लिखते हैं, ठीक है। और एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हम ND लिखें, तो
तो ये कब होगी हम अभी बताएंगे, लेकिन ND लिखे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर ही लिखे, ठीक है। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो कंपैरिजन कीजिए, तो इस केस में D आपका क्या लगता है, जैसे 4 रखोगे तो 4 - 1 3, तो 3D आ गया, और यहाँ पे 4D ही होगा, ठीक है। तो बताइए ये इनर साइड नहीं हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं इनर D ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसको, इनर D ऑर्बिटल, क्योंकि इनसाइड आ गया। अगर आपने n की वैल्यू 4 ही रखी थी, n की वैल्यू हमने क्या लेके चले 4, चलो फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, तो 4D आ गया, तो ये क्या हो गया, इनर या आउटसाइड, तो ये हो गया आउटर D ऑर्बिटल, आउटर D ऑर्बिटल। और अगर ऑर्बिटल इनर साइड है तो इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिट, वही इनर से नाम आ गया, इनर ऑर्बिटल, और कॉम्प्लेक्सेस मतलब कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। और इसको क्या बोलेंगे आप ही बताइए, क्योंकि आउटसाइड जा रहा है तो हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ज्योमेट्री दोनों का पता है, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ओनली चेंज क्या होगा इन दोनों केस में, हाइब्रिडाइजेशन। क्या चेंज होगा, हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में चूंकि D इनसाइड है तो क्या लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में क्या लिखेंगे, D2sp3। तो फिर बताओ आउटर में अगर D जा रहा है, कहाँ जा रहा है D, आउटर में, तो हाइब्रिडेशन क्या लिखेंगे बताइए, sp3d2 हाइब्रिडेशन। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। और इन दोनों केस में आपको ये पता है कि ज्योमेट्री तो सेम ही रहने वाली है। ज्योमेट्री क्या रहने वाली है, बोलिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर लिख लो। और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ऑक्टाहेड्रल। तो भाई स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं है, बस खाली हाइब्रिडेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा इनर वाला ना, इनर जब भी ऑर्बिटल रहेगा तो इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लो स्पिन। और अगर आउटर साइड गया है तो उस केस में जो बनेगा वो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम्स में पूछ सकता है, हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बताइए कोई दिक्कत इसमें। और एक क्वेश्चन और पूछता है, ये बताओ इसका नेचर कैसा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो तो आप जानते ही हो, डेवलप में पढ़े हो, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो बताइए यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या कंडीशन था बताइए, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या कंडीशन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ ये चाहो तो नोट करके अलग से लिख लो कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए तो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए तो वो कहलाएगा डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे भी आपसे पूछेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो वो इस आधार पर बता देंगे, ठीक है। तो अभी इन पॉइंट्स को लिखिए, एक एग्जाम्पल करते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं और इसमें हमको बताना है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और फिर बाकी ये सब बातें तो उसी के आधार पर बता सकते हैं। तो पहले सबसे पहला काम करते हैं इसका हाइब्रिडेशन डिसाइड करना। उसके पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप उसका सेंट्रल एटम का क्या निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको हमको एक्स माने, साइनाइड का आपको पता है -1, 6 साइनाइड है -6, और मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है -3। आप इसको और आगे लिखिए, ये हो जाएगा 6 इधर जाके +6 -3, दैट इज एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आप सोचो, कोबाल्ट की बात चल रही है ना, सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट, जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोलो। हाँ दम 28 तक 30 तक बहुत अच्छे से याद रखिए। और ये कितना होता है 27, बिल्कुल सही बात है। तो आर्गन लिखते हैं, आर्गन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या लिखते हैं, 4s के पहले 3d, ठीक है, पहले 3d लिखेंगे या 4s,
पहले n-1 ऐसे रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। तो 3d, अच्छा ns 4s, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं हम लोग? 2। और d में जितने बच जाएंगे, है ना, आर्गन 18, आप चाहो तो आर्गन लिख लो, याद रख लो, 18 + 2 ये तो भरते हैं हम लोग। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7, ठीक है, ठीक है। मैं इसको बढ़ते क्रम में लिख लिया, ऐसा छोटा सा लिख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना। अब आप देखिए s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। और d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, ठीक है, ऐसे भरते हैं ना। और s में दोनों इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और इधर क्या है? 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और इसके आगे के जो ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब इसके आगे कौन होगा? 4p, क्योंकि देखो ना हाइब्रिडेशन में p भी आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसको भी लेके चलते हैं। लेकिन ये खाली होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या? नहीं। हम बोलेंगे इनके पास 3 ऑर्बिटल्स है। कितने? 3 ऑर्बिटल्स है, लेकिन वो क्या है? खाली है, इसीलिए इसको काउंट नहीं करते, नहीं ड्रॉ करते हैं, जरूरत नहीं था। लेकिन चलो अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके बाद तुम्हारा कौन आएगा? 4d भी आएगा। तो 4d आएगा तो वो भी क्या होगा? खाली। 5 ऑर्बिटल्स होंगे और वो सभी खाली होंगे। क्या ये ऐसे हम लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना? आपको बाद में बोलेंगे ये भी लाइन स्किप कर दीजिएगा क्वेश्चन बनाने समय, लेकिन शुरुआत का है तो आप लिखिए, ठीक है। लेकिन हमारा जो सेंट्रल एटम है वो कोबाल्ट नहीं, कोबाल्ट पे +3 चार्ज वाला है। क्या है? कोबाल्ट +3। तो एग्जाम में जो लिखिएगा वो यहाँ से शुरू कीजिएगा, ये तो आपके समझने के लिए था, ठीक है। अब बताइए कोबाल्ट +3 का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस, प्लस चार्ज मीन्स लॉस। कितने लॉस होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हटाइएगा आप? एस से पहले तो हटा देंगे तो एस हो जाएगा 0, ये भी खाली हो गया। फिर डी से हटाइएगा तो डी में कितने बचेंगे? 6, है ना। और डी के ऑर्बिटल्स अब आप बनाइए तो ये कैसा दिखेगा? हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5, 1 2 3 4 5 6, इस तरह का कुछ दिखेगा, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन जो आप पहले निकालते थे भी 4 होगा, खैर वो छोड़ो जी। और एस में क्या होगा? जगह खाली। पी में ये तो आपका वैकेंट ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और डी में ये भी 0। अब देखो इनकी जरूरत होगी तो इसको यूज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोबाल्ट का ये मैंने 3+ से क्या लिख दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और फिर इनका सब सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और आप देख रहे हो कितने लाइगेंड हैं? 6। अगर 6 लाइगेंड हैं तो उनको कितने ऑर्बिटल्स की जगह चाहिए? 6 ही चाहिए ना। और 6 अगर चाहिए तो उनको 6 का जगह यहाँ बनाना पड़ेगा, 6 ऑर्बिटल के लिए जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि 6 लाइगेंड रिक्वायर 6 ऑर्बिटल्स, तो अपनी जगह अपने अकॉर्डिंग बना लेगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। तो आप पहले इतना लिखो, फिर हम आगे बताते हैं कैसे बनेगा। लिखिए एक नोट यहाँ पे, आपको पता है इन दिस कंपाउंड 6 लाइगेंड है ना। तो लिखो नोट में, डायरेक्ट लिखो 6 लाइगेंड रिक्वायर 6 ऑर्बिटल्स। 6 लाइगेंड रिक्वायर 6 लाइगेंड रिक्वायर 6 ऑर्बिटल्स। भाई किस लिए? टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। 6 लाइगेंड रिक्वायर 6 ऑर्बिटल्स, लिख लो छोटा सा, टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। किस लिए चाहिए उनको? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है। अब तुम यहाँ देखो ये जो लाइगेंड है, अब मेन बात ये सीरीज का जरूरत पड़ेगा। ये जो लाइगेंड है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। कैसा लाइगेंड है ये? स्ट्रॉन्ग। तो ये बोलेगा क्या
ये कहेगा कि देखो ये तुम लोग जगह ज्यादा लेके रखे हो अननेसेसरी, और ये चूंकि स्ट्रांग है तो बोलेगा चलो कैसा कैसा बैठो, एक लाइन में बैठो और सब डबल बैठो, क्योंकि दो लोगों की जगह है कि नहीं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ शिफ्ट कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। ऐसा ये क्यों कर पाएगा? तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन लिखने वाले हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड पेयरिंग विल टेक प्लेस। पेयरिंग यहाँ संभव है, इलेक्ट्रॉन को सबको अंदर की ओर भेजेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये भेज सकता है। अब वीक रहेगा तो ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ये काम कर सकता है, सो हम क्या बोल रहे हैं, आप भी ये बात लिखिए, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, उसी में आगे कंटिन्यू कीजिए नेक्स्ट लाइन में, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड पेयरिंग विल टेक प्लेस, पेयरिंग विल टेक प्लेस, पेयरिंग हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग संभव है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। जैसे देखो अब एक एक बच्चा बैठा रहे यहाँ बेंच पे, तो हम दो की कैपेसिटी है, तो स्कूल में नहीं टीचर बैठा देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है तो बोलते हैं चलो सब एक साथ बैठो, दो दो लोग बैठो, है ना। तो इस तरह से वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने वाला कौन होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइगेंड वीक नहीं होना चाहिए, तो उसका बात ही नहीं मानेगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होना चाहिए। तो अगर पेयरिंग हो गया तो बताइए ये जो 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है 6, वो कितने ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे? 3, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स इसमें से बच गए? 2। अच्छा ये ऑर्बिटल है किसका? डी का है, देखिए तो डी का है। अच्छा उसके बगल में कौन है? एस, एस का एक ऑर्बिटल, और हमें कितने चाहिए टोटल? 6 ही चाहिए ना, तो 3 तो ले चुके, अब और कितने जरूरत है? और कितने जरूरत है? 3। तो 3 ऑर्बिटल किससे लेंगे? पी से। अब हम पी से ले लिए यहाँ पे पी पी पी, 3 ऑर्बिटल से ले लिए, ठीक है। और यहाँ क्या भर देंगे? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का, चलो सब चीज एक साथ हो जाओ पहले, है ना, सब पेयरिंग कर लो और मतलब मैक्सिमम जगह का यूटिलाइज कीजिए, अननेसेसरी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हर लाइगेंड क्या करेगा? अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें पास करेगा? डोनेट करेगा इन 6 ऑर्बिटल्स में। किस बॉन्ड के थ्रू? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू करेगा अपना लोन पेयर यहाँ पास। तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन के ऐसा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कारण बन गया, तो ऐसे बना देना। तो आप समझे कि पेयरिंग विल टेक प्लेस, बट कब? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। अगर वीक लाइगेंड होता तो पेयरिंग नहीं होती। तो ये 6 लोग का पेयरिंग हो गया हाइब्रिडेशन का, कोई दिक्कत नहीं ना, आई तो पहले से था, इसको इन्होंने बना दिया। तो एक बात बताओ, अब बताइए यहाँ से यहाँ देख के कि आखिर ये हाइब्रिडेशन को कहेंगे क्या? D2sp3 कहें या sp3d2 कहें? D2 पहले कौन आ रहा है? D2, D2sp3, बोलिए इसमें कोई दिक्कत? और आपको पता है जब D2sp3 हो तो वो कैसा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होता है, उसको कहते हैं इनर, वहाँ लिस्ट में लिखा हुआ है, इनसाइड है ना डी, इसीलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आया बात समझ में? अब बताइए इसको लो स्पिन कहें या हाई स्पिन? तो इसको लो स्पिन कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? और आप खुद ही बताइए इसका ज्योमेट्री क्या होगा? भाई आपको इसका पता है ज्योमेट्री कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल हम बना देंगे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बनाना तो आसान है। आप सेंट्रल एटम लीजिए और क्या कीजिएगा इस तरह से, अच्छा इसको सेंट्रल एटम को कौन डोनेट करेगा? लाइगेंड। लाइगेंड डोनेट करेगा क्या? अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। लेकिन कितने? 6 लोग हैं, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, एक टॉप और एक बॉटम। अब बताइए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? यही ना ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसको आप चाहो तो बॉक्स में ऐसे दिखा सकते हो, नहीं ऐसा। ये बन गया। तो ये हो गया तुम्हारा इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो बताइए सारे जवाब मिल गए। पहला तो इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा, वो तो यहाँ बना के दिखा दिया। दूसरा हाइब्रिडेशन क्यों D2sp3 हुआ, समझ में आया। और एक बात का क्लू यहीं से मिल गया कि जब D2 कब होगा? जब इनसाइड पेयरिंग करवाएगा, तभी ना संभव है।
यानी ये आंसर कब मिलेगा, जब लाइगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है। और अगर यही लाइगेंड वीक रहता, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन रहता या क्लोरीन रहता, तो बताओ ये पेयरिंग करा पाता, नहीं करा पाता। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर पाते नहीं, तो हमको कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत रहती है, फिर भी 6। तो हम कहाँ से लेते, एस से लेते, पहले तो ये देखो एस से लेते। अगर वीक रहता तो समझने के लिए बना रहा हूँ क्योंकि वो आगे हम करेंगे क्वेश्चन। एस से 1 लेते, पी से कितना लेते 3, और हमें चाहिए कितना 6, तो 2 कहाँ से लेते, डी से। अब बताओ डी आउटर मोस्ट का ले रहे हैं sp3d2, कब ये, जब वीक होता, वीक लाइगेंड। तो अब बताइए अगर आउटर मोस्ट का आप ले रहे हैं तो ठीक है, ज्योमेट्री तो यही रहेगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन उस केस में हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा sp3d2। ये कब संभव है, जब यही क्लोरीन रहता है, इसकी जगह क्लोरीन रहता, तो ये आपका वीक लाइगेंड होता, तो ये आपका sp3d2 बनता। और उस केस में हम बोलते हैं कि आउटर स्पिन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है और ये स्पिन कैसा है, हाई स्पिन। बोलिए ये बात समझ में आ गया। तो वो क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी तो केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड पेयरिंग विल टेक प्लेस, पेयरिंग होगा, और इस कारण से इन सबको अंदर भेजने के कारण ये आपका D2 मिलेगा। sp3 के बाद लाने की यहाँ पे अब क्या इनकी जरूरत है ये 4D की, नहीं। तो आप समझे इसको क्यों बनाया, अगर जरूरत होगा तो यूज कर लेंगे, नहीं तो जितना जरूरत जगह है उसे नहीं यूज कर लेंगे। आया बात समझ में, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, नहीं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का ही है। आप लोग के पास अगर बुक होगा तो मैं इसीलिए क्वेश्चन नंबर भी दे देता हूँ, है ना, बाद में भविष्य में देखिएगा कि 2020 में ये जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या पूछा था। उसमें बोला था कोबाल्ट है NH3 और यहाँ प्लस, और बोला इसका हाइब्रिडेशन निकालिए, हाइब्रिडेशन निकालिए और ज्योमेट्री बताइए। ज्योमेट्री तो आप बताएंगे जो हाइब्रिडेशन बताया तो ठीक है। तो ज्योमेट्री कोई टफ नहीं है, इसमें 6 लाइगेंड दिखा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो ऑक्टाहेड्रल। मैंने हाइब्रिडेशन डिसाइड करना कि sp3d2 होगा या D2sp3 होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है जी इसमें, हाँ यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बताइए। हाँ कुछ कह रहे हैं, बोलिए, हाँ बताइए। यहाँ पे फिर से क्या आएगा, इसका तो 0 होता है, मैं न्यूट्रल कंपाउंड, फिर से ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +3। आप समझे, मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ नया नहीं करना है, एज इट इज यहाँ से चलेगा सब कुछ। यहाँ पे ये रहेगा 3d6 4s0 और 4p, ये होगा। इसमें d सबसे बनाइएगा, सब इलेक्ट्रॉन को रखिएगा ऐसे, और इसमें s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और p में है। अब बात वही आती है कि लाइगेंड कैसा है हमारा, तो यहाँ से खुद से पूछना है पेयरिंग विल टेक प्लेस और नॉट। पेयरिंग विल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ presence of strong ligand, NH3 is a strong ligand, pairing will take place। अगर दोनों यहाँ चले गए, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो उसके कारण ये तीन ही बॉक्स में नहीं आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ d ऑर्बिटल 2 यूज कीजिएगा, 2 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, जहां की इलेक्ट्रॉन कौन देगा, लाइगेंड। और लाइगेंड यहाँ पे कौन है, NH3, अच्छे से दिख रहा है नहीं, अमोनिया अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आप एक काम करो ना, ऐसे बना लो, अब इतना क्या लिखना है ना, भाई हर अमोनिया यहाँ पे अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसे 6 को खाली बॉन्ड बना दीजिएगा, बार बार अमोनिया लिखने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बट यहाँ क्वेश्चन यही पूछा है कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, D2sp3 है, मिल गया जवाब। यही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा है बोर्ड में, बताइए कुछ है इसमें क्वेश्चन में, नहीं ना। और इसमें अगर आगे पूछता, ऐसे ये पूछा नहीं है तो आगे बता देते इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, लो स्पिन या हाई स्पिन, लो स्पिन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या हायर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। बोलिए कोई दिक्कत, बन जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं जो आप घर से बना के लाइएगा। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का सारा सवाल दे रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे और भी आपको क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का दिया हुआ है,
आपके बोर्ड एग्जाम में, ये पूछा था 2015 में। अब घर से प्रैक्टिस करके आइएगा जी, ठीक है। ये 3 माइनस, और क्वेश्चन मैं भी कुछ अपने तरफ से दे देता हूँ। K4 FeCN6, ये भी सब कैसा है जी, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड या वीक लाइगेंड, बोलिए। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, तो ये सब बना सकते हो। और एक वीक लाइगेंड का भी मैं देता हूं, आप घर पे ट्राई करना। हिंट आपका यही है कि ये आपका पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग अगर नहीं होगा तो मत कराना, खाली sp3d2 लिख देना। और ये जो क्वेश्चन पूछा था, अगर नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, इसको हम 2014 में पूछा था सीबीएसई बोर्ड में, तो इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? तो आज यहीं तक रहने देते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने आज पढ़ा। आज हमने बीवीटी की बात किया, जिसका नाम क्या है, क्या हो गया कंप्लीट? हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो क्या बतलाता है, बेसिकली ज्योमेट्री के बारे में बताता है। और ज्योमेट्री हम किसे निकालते हैं, हाइब्रिडेशन की मदद से। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा तो हाइब्रिडेशन आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर 4 रहा तो दो तरह का हाइब्रिडेशन मिलता है, sp3d2 और d2sp3। तो जब आपका D2 sp3 होगा तो उस केस में कब ये संभव है, तो आपको हिंट मैंने दे दिया। ये कब संभव है, जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है या नहीं होती है? होती है, पेयरिंग विल टेक प्लेस। बट वीक लाइगेंड केस जैसे ये है, ये लाइगेंड कैसा है आपका, वीक, तो इसमें पेयरिंग मत कराइएगा। तो वीक लाइगेंड कैन नॉट बी टेकन। और ऑलरेडी आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। स्ट्रॉन्ग तीन को याद रखना ना, साइनाइड और कौन जी, CO, और एक और कौन था, अमोनिया। यही आपका क्वेश्चन में जनरली यही मिलता है। और बाकी फ्लोरीन जितने हैं हैलोजन ग्रुप्स, दे आर वीक लाइगेंड्स, कोई दिक्कत? और ये उसके अकॉर्डिंग ये बता दिया कौन इनर ऑर्बिटल होगा, लो स्पिन, आउटर ऑर्बिटल होगा, हाई स्पिन। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं ना? तो आप ये 2-3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा। क्या हुआ, लो स्पिन, देखो जब इनसाइड होगा तो स्पिन को लो स्पिन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल कम होती है, इसीलिए लो स्पिन बोलते हैं। और जब आउटर साइड जाएगा तो क्या होगा, वो हाई स्पिन कहलाता है, ठीक है। ये डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो, ऐसे ही सबसे क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता, लो स्पिन हाई स्पिन, बस आपको हाइब्रिडेशन नहीं निकालना देगा, जैसे इन क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। ये सब कॉम्पिटिशन में पूछेगा तो हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग आंसर कर दीजिएगा, लो स्पिन या हाई स्पिन। अगर डी इनसाइड रहेगा तो लो स्पिन, और डी आउटसाइड रहेगा तो हाई स्पिन। भाई आउटर, और देखिए ये डी आउटसाइड जाने का मतलब क्या है, डी आउटसाइड जाने का मतलब है कि आप हाइयर ऑर्बिटल में गए। अगर हाइयर ऑर्बिटल में गए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मोर या लेस, मोर। अगर मोर होगी तो भाई स्पिन कैसा मिलेगा, हाई स्पिन। दैट्स वाई यहाँ पे हाई स्पिन कहलाता है। और लोअर स्पिन क्यों कहलाएगा, क्योंकि भाई इनसाइड है तो आपका एनर्जी लेवल कम होगा। थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर वाला बात समझ लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को और नहीं ना?